देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक हमारे इनकम टैक्स की लर्निंग की सीक्वेंस में रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी चैप्टर के अंदर चल रहा है। बोर्ड पे टाइटल लिख दिया है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, पूरा ध्यान उस बात पे देंगे जो मैं बोल रहा हूँ, उस रूल पे देंगे जो मैं लिखकर समझाऊंगा। नोट साथ साथ करेंगे, हर बात को बहुत ढंग से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सुन लीजिए। इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या चीज है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब टैक्स कैलकुलेट करने से नहीं है, टैक्स की चार्जेबिलिटी से है। कि मतलब वो इनकम आपको कहाँ मिली। कोई इनकम आपको इंडिया में मिली, लेकिन उसका एक्रूअल इंडिया के बाहर का है, मतलब कमाई वो बाहर गई है। कोई इनकम आपको इंडिया के बाहर मिली, लेकिन उसका एक्रूअल इंडिया का है, मेहनत उसकी इंडिया में हुई थी। कोई इनकम इंडिया में आपने एक्रू करी, मेहनत करी, कमाई, जो सारे एफर्ट्स उसके अंदर लगे वो इंडिया में लगे, लेकिन उसका कुछ पार्ट आपको इंडिया में मिला, कुछ पार्ट बाहर मिला। तो ऐसे बहुत सारे इनकम की रिसिप्ट से रिलेटेड सिचुएशंस होती हैं। उन सारी सिचुएशंस में कौन सी इनकम कौन से एसएससी के लिए टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ये आपको डिटरमाइन करना सीखना है। आपका जो है, मान लीजिए अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसके लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसके लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी, अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी। दीज ऑल थिंग्स वी हैव टू लर्न वेरी केयरफुली, राइट। तो इसके लिए मैंने आपको हेडिंग दे दिया, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मतलब हम टोटल इनकम किसी इंडिविजुअल पर्सन की कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। दूसरा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब जहां पर रिसीव हुई उसके हिसाब से उसका इंसिडेंस माना जाता है टैक्सेबिलिटी का, कि वो उस पर्सन को टैक्सेबल होगी या फिर नहीं होगी। एक चार्ट हम बनाते हैं टोटल इनकम कैलकुलेट करने से रिलेटेड। इनकम टैक्स में टोटल इनकम का मतलब टैक्सेबल इनकम से है, राइट। जो भी इनकम किसी पर्सन को टैक्सेबल है वो टोटल इनकम है। तो हेडिंग आप देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में किसी का भी नाम हो सकता है, मिस्टर राम की, मिस्टर मोहन की, मिस्टर सोहन की, किसी की भी, राइट। जैसा दिया हो नाम वैसे लिख देंगे आप। इज्जत के साथ लिखेंगे मिस्टर राम। अब देखिए, इसमें एक चार्ट हमारा बनता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स और टोटल इनकम को कैलकुलेट करता हुआ, इंसिडेंस ऑफ टैक्स को रिप्रेजेंट करता हुआ और टोटल इनकम को कैलकुलेट करता हुआ। इसमें बुक्स में कई सारे अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन मैं केवल 5 रूल्स में इस बात को समझाता हूँ, 5 पॉइंट में इस बात को समझाता हूँ। ध्यान से देख लीजिए। जो पहला हमने कॉलम ये ड्रॉ किया है, उसमें हम लिख देंगे पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम। और फिर इसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम के बाद हम लिखेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स ओआर के लिए, एनओआर के लिए और एनआर के लिए। क्लियर। सबसे फर्स्ट हेडिंग इसके अंदर होती है इनकम रिसीव्ड और deemed to be received in India in the previous year। प्रीवियस ईयर को शॉर्ट में हम पीवाई लिख देते हैं। सेकंड हमारा पर्टिकुलर होता है
income accrued arisen or deemed to be accrued in India in the previous year. थर्ड पॉइंट इसके अंदर हमारा होता है इनकम accrued or arisen outside India from business or profession controlled and set up from India. थोड़ा इन पॉइंट को समझ भी लेते हैं हाल की हाल। पहला पॉइंट क्या है, इनकम रिसीव्ड हुई हो या डीम टू बी रिसीव्ड हो इन द इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। कोई भी ऐसी इनकम ये रिसीव्ड के बेस पे टैक्सेबिलिटी होती है। पहले पॉइंट में रिसीव्ड के बेस पे टैक्सेबिलिटी होती है। कोई भी इनकम प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 का, राइट। उससे रिलेटेड कोई भी इनकम आपने करी उसका हमें असेसमेंट करना है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 19-20 में कोई भी इनकम आपको रिसीव हुई हो या वो रिसीव हुई समझी जाए, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, कहां पर, इंडिया में इन द प्रीवियस ईयर, तो वो फर्स्ट पॉइंट में आती है। कहां पे आती है, फर्स्ट पॉइंट में आती है। देखो रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड का क्या मतलब है, थोड़ा ढंग से समझ लो। मैंने मशीन बेची इंडिया में, पैसे भी इंडिया में मिल गए मुझको, तो वो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो गई। जैसे ये वर्ड लिखा होता है कि रिसीव्ड इन इंडिया, तो उसका मतलब यही होता है कि रिसीव्ड इन इंडिया, फिर उसमें इफ बट कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में ऐसा है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने जो डिपार्टमेंटल वर्क से उसको इंडिया के बाहर भेजा, क्लियर। तो वो नौकरी के पर्पज से ही तो बाहर गया ना, और बाहर जाने पर वहां पर उसको कोई इनकम रिसीव हुई, तो वो जो इनकम उसको आउटसाइड इंडिया मिली वो उसके जॉब पर्पस के अंदर ही मिली, जो वो काम करता है उससे रिलेटेड ही मिली। तो चाहे वो इंडिया के बाहर ही क्यों ना मिली हुई हो उसको, हम उसको मानेंगे यही कि डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इज दैट ओके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम्ड मतलब एग्जैक्टली वो इंडिया में रिसीव नहीं हुई है, लेकिन नेचर ऑफ वर्क ऐसा है, नेचर ऑफ इनकम ऐसा है कि उसे आपको मानना पड़ेगा कि वो इंडिया की है, क्लियर। एक एग्जांपल मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट आपका लिखा हुआ है इनकम एक्रूड और अराइजन और डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। मतलब कोई काम आपने इंडिया में किया और उसका पैसा आपको अभी नहीं मिला है। काम किया तो पैसा तो मिलेगा आज, नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन उसका एक्रूअल प्रीवियस ईयर में हो चुका है। मान लीजिए मशीन बेची इंडिया में, ये नहीं लिखा है कि उसके पैसे आपको रिसीव हुए। आपने किसी को सर्विसेज दी इंडिया में, चाहे टेक्निकल चाहे किसी भी तरीके की, लेकिन उसका पैसा अभी आपको नहीं मिला है, वो ड्यू है। जब भी ऐसा होगा तो ये मानेंगे इनकम एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, ये सेकंड पॉइंट है, क्लियर। अच्छा, डीम टू बी एक्रूड में भी वही वाला लॉजिक लागू होगा जो मैंने डीम टू बी रिसीव्ड में बताया। मतलब कोई काम आपने करा है, उससे रिलेटेड कुछ इमोल्यूमेंट आपका बनता है, वो आपका अभी आपको नहीं मिला है, लेकिन वो काम आपने बाहर करा है, लेकिन उसका ड्यू माना जाता है इंडिया के अंदर, तो हम मानेंगे इनकम एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। आगे एग्जांपल देके भी समझाएंगे, क्लियर। आगे देखिए इनकम एक्रूड, इसको टैक्सेबल भी करते हुए चलते हैं। ये वाला आपका तीनों के लिए टैक्सेबल होता है, ओआर, एनओआर और एनआर तीनों के लिए टैक्सेबल होता है ये वाला इनकम कोई है तो। और ये सेकंड वाला इनकम है वो भी तीनों के लिए टैक्सेबल होता है। लेकिन जो थर्ड वाला इनकम है, समझ लीजिए इनकम एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड एंड सेटअप फ्रॉम इंडिया। मतलब कोई भी इनकम आपने या तो बाहर मेहनत करी है, राइट,
और उसका एक्रूअल आपका बाहर हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ उसका एक्रूअल, काम आपने इंडिया में नहीं किया, वो कहाँ किया है, इंडिया के बाहर किया है। इंडिया के बाहर क्या होता है, लखनऊ इंडिया के बाहर है क्या, नहीं, इंडिया के बाहर होगा सिंगापुर, लंदन, अमेरिका, ब्रिटेन की बात मत करना अभी, राइट, खतरा है वहां से। तो इनकम एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर किसी भी कंट्री में आपने कोई काम किया तो वहां पर वो इनकम आपको रिसीव हो गई या फिर रिसीव नहीं हुई है लेकिन काम बाहर किया, बाद में मिलेगी वो, ठीक है। लेकिन उसमें ये पॉइंट जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन, ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन है से है वो जिसका कंट्रोल एंड सेटअप कहाँ से है, इंडिया से है। कोई पर्सन उस बिजनेस का मालिक या मैनेजर या डायरेक्टर इंडिया में बैठा हुआ है, यहीं से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्लियर, कि साहब काम ऐसे होना है और ये वाला काम होना है और ये वाला काम नहीं होना है, इस बंदे को अपॉइंट करना है, इसकी सैलरी बढ़ानी है। तो सारी चीजें कंट्रोल मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, ठीक है। तो वो थर्ड पॉइंट में आएगा और वो टैक्सेबल OR और NOR के लिए होगा, NR के लिए नहीं होगा, राइट, ये नियम है। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, इनकम एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड एक साथ लिखना ना, आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। देखने में तो ऐसा लग रहा है पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 3 एक ही है, लेकिन एक अंतर है, जो मैंने पॉइंट अंडरलाइन कर रखा है ना, उसी पॉइंट का अंतर है, बाकी सारी बातें सेम है। अगर ये लिखा है कि इनकम एक्रूड और अराइजन, अराइजन माने रिसीव होना होता है, तो इनकम एक्रूड हुई हो या भारत के बाहर रिसीव हुई हो, राइट, प्रीवियस ईयर में, बस केवल इतना है, तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 बन जाता है। लेकिन अगर इसके साथ ये वाली लाइन लग गई कि वो ऐसे बिजनेस एंड प्रोफेशन से है जिसका कंट्रोल एंड सेटअप इंडिया से, तो वो पॉइंट नंबर 3 बन गई। अगर वो पॉइंट नंबर 3 है, मतलब ये वाली बात उसके अंदर जुड़ी हुई है, तो ये OR और NOR दो को टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर वो पॉइंट नंबर 4 है, मतलब उस इनकम का कंट्रोल एंड सेटअप कहां से नहीं है, इंडिया से नहीं है, कहां से नहीं है, इंडिया से नहीं है, ठीक है, तो वो केवल OR के लिए टैक्सेबल होगी, NOR और NR के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। इज दैट ओके? अब देखिए पॉइंट नंबर 5, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम past untaxed income brought to India in the previous year। दोबारा सुन लो, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, भारत के बाहर की, प्रीवियस ईयर से पहले की। भाई ब्रॉट टू इंडिया मतलब इंडिया की तो नहीं है, वो भारत के बाहर की है, तभी इंडिया ला रहे हो। पास्ट अनटैक्स्ड है मतलब प्रीवियस ईयर की टैक्सेबल नहीं है, प्रीवियस ईयर से पहले की टैक्सेबल है। तो भारत से बाहर की प्रीवियस ईयर से पहले की कोई भी ऐसी इनकम है जो आपकी जो है इंडिया में जो आपकी टैक्सेबल नहीं थी, जो जिस पे टैक्स नहीं लगा था अभी तक इंडिया में, जिस पर अभी तक टैक्स नहीं लगा था, ऐसी इनकम आप इंडिया में लेके आ रहे हो, तो वो OR हो, NOR हो और NR हो, किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होती है साहब, ये ध्यान रखना। अब इसका जब हम टोटल कर देते हैं तो हमारी टोटल इनकम आ जाती है। ये बात तो सब सही है कि ये आ जाती है, लेकिन इस टाइप के सवाल को सोल्व करते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं जो हमें बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें। तो आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखिए, फॉलोइंग इनकम्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पूरा सवाल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके पास मालूम होना जरूरी है कि साहब अब मैं जो इनकम लिखवाने वाला हूँ वो सीधे ही जैसे सवाल में आ जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो इनकम एग्जेम्प्ट है जिससे रिलेटेड बात मैं कर रहा हूँ, राइट। पहला पॉइंट है उसमें, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन ऑब्लिक डोमेस्टिक कंपनी।
आपको डिविडेंड मिला, राइट, कौन सी कंपनी से मिला, ये इसका इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन इंडिया का है, तो इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिला तो वो आपका क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला तो आपके फर्स्ट पॉइंट में आएगा इनकम रिसीव्ड, लेकिन लिखा फर्स्ट पॉइंट में जाएगा, फिर उसमें एग्जेम्प्ट 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 लिख दिया जाएगा कि तीनों के लिए एग्जेम्प्ट है। क्लियर, ये बात है। ये 5 पॉइंट 5 हेडिंग है हमारे, कोई से भी सवाल में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इस टाइप के में, वो इन 5 हेडिंग से बाहर नहीं जाएगी, इन 5 हेडिंग के अंदर आएगी। कोई भी सवाल आप सोल्व करोगे तो पहले इन 5 हेडिंग को डालोगे और बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस लिखोगे, स्पेस रख दोगे, लाइन छोड़ दोगे, फिर इसके बाद सवाल की जो सीक्वेंस कहेगी, जो पॉइंट जिस हेडिंग से रिलेटेड होगा उसके अंदर पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने लिखवाया, ये एग्जेम्प्ट होता है। दूसरा लिखिए, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, ये भी एग्जेम्प्ट होता है। भारत के बाहर अगर एग्रीकल्चरल इनकम आपकी हुई है, हमारी एसएससी की हुई है तो टैक्सेबल होगी, इंडिया में हुई है तो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड से कोई इनकम आपको हुई है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। फिर इसके बाद होता है इनकम फ्रॉम गोल्ड बॉन्ड 1980, 1980 के गोल्ड, पहले के गोल्ड बॉन्ड पड़े हुए हैं आपके पास, तो उससे कोई इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लगता उसमें। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, इनकम फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, इनकम फ्रॉम गोल्ड बॉन्ड। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम 7 years नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, डिविडेंड हो गया। तो अभी इतना ही आप नोट कर लीजिए, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कोई एक आध आएगा तो उसको आपको नोट करा देंगे। आगे बात समझ में, ये आपके सवाल से रिलेटेड पूरी जानकारी है। तो इससे रिलेटेड सवाल आप देख लीजिए, मैं एक सवाल करा देता हूँ, इनकम टैक्स की बुक दे देना वाली। देखिए हमारा सवाल एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए जरा, कहां पर कौन सी हेडिंग फिट होगी, कहां पर कौन सी हेडिंग फिट होगी। एग्जाम्पल नंबर 14 पढ़ लो, लो इनको दे दो पीछे, आप यहाँ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 14, देखिए एक एक बात इस सवाल के अंदर की लिखी हुई, कैसे हम इसमें हमारे दिए हुए रूल में फीड करेंगे, थोड़ा आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर दिनेश की ये इनकम है प्रीवियस ईयर 19-20 में। ठीक है, डॉक्टर दिनेश की ये इनकम है प्रीवियस ईयर 19-20 में। पहला पॉइंट लिखा है इनकम फ्रॉम कोलकाता, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता मैनेज फ्रॉम यूएसए। बात सुनना ढंग से, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता, कोलकाता कहाँ पे है, इंडिया में, तो इंडिया की इनकम हो गई, उसका मैनेजमेंट बाहर से हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, रिसीव्ड वर्ड नहीं लिखा है तो उसको आप सेकंड पॉइंट में लिख सकते हो, तीनों में टैक्सेबल हो गई ये इनकम, तीनों के लिए OR, NOR और NR तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, पॉइंट नंबर सेकंड क्या लिखा है, पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन। मतलब आपने नौकरी इंडिया में करी और नौकरी करने की वजह से आप एलिजिबल हो गए कि आपको पेंशन मिलेगी, राइट। तो क्या लिखा हुआ है, जो सर्विसेज आपने इंडिया में करी उसकी पेंशन आपको मिली, लेकिन कहाँ मिली, इंडिया के बाहर। मुझे एक बात बताओ, नौकरी आपने इंडिया में करी, ठीक है, और पेंशन उसी से रिलेटेड है,
ठीक है, और मिली बाहर, तो एक्रूअल तो उसका इंडिया में हुआ ना, एक्रूअल तो आपका इंडिया का हुआ, तो इसे भी आप कहाँ लिख सकते हो, पॉइंट नंबर सेकंड में। और किसके लिए टैक्सेबल होगा, तीनों के लिए। आ रही है बात समझ में, किसके लिए टैक्सेबल होगा, तीनों के लिए, 15,000 15,000 15,000। आगे देखिए, फिर लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम एसेट्स इन म्यांमार रिसीव्ड इन इंडिया। आपकी एसेट्स कहां पर है, म्यांमार में। म्यांमार समझते हो ना, म्यांमार इंडिया में, क्या इंडिया की कौन सी स्टेट में म्यांमार, किसी स्टेट में नहीं, आउटसाइड इंडिया, इट्स अ डिफरेंट डिस्टिंक्ट कंट्री, राइट। तो म्यांमार में आपने एसेट बेची, लेकिन उसके बेचने का पैसा कहाँ मिला, इंडिया में। जब भी ऐसा होगा कि आप बाहर कोई काम करके आओ, उसके पैसे आपको इंडिया में रिसीव हो जाए, तो ये पॉइंट नंबर फर्स्ट बन जाएगा, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब इस हेडिंग के नीचे जो आपने लाइन स्पेस की होंगी, उसमें आप लिख दोगे इनकम, क्या लिखोगे कि इनकम फ्रॉम एसेट्स इन म्यांमार रिसीव्ड इन इंडिया, 10,000 10,000 10,000, ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल है। इज दैट ओके एवरीवन। आगे देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका। श्रीलंका कहाँ पे, तो कहते हैं लंका तो साहब हमारे उस कल्चर से रिलेटेड है, लंका तो इंडिया में नहीं, अलग देश हो गया। पहले सारी धरती एक थी, लेकिन बाद में विभाजित होती गई, वो अलग देश बन गया, तो वो इंडिया में नहीं माना जाता साहब। तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, तो भारत के बाहर की इनकम है, भारत के बाहर ही जमा हुई है, भारत के बाहर की इनकम है, भारत के बाहर ही जमा हुई है। तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गया, इनकम एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। ये केवल ओआर के लिए टैक्सेबल होंगे 15,000 रुपए, ध्यान से देखो आप, क्लियर। 15,000 रुपए केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होंगे, पॉइंट नंबर 4 में। फिर आगे देखो, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या, कोई काम आपने किया बिजनेस प्रोफेशन, वो आपका कहां पर है, केन्या में, राइट, और वहीं रिसीव हुआ, लेकिन उस प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में था। दोबारा सुन लो, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या रिसीव्ड देयर, बाहर आपका व्यवसाय है, पेशा है, वहां आपको इनकम रिसीव हो रही है, लेकिन उस प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में है। तो भारत के बाहर इनकम रिसीव हो रही है, लेकिन उसका सेटअप इंडिया में है। कौन सा पॉइंट बन गया, थर्ड। किसके लिए टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, 15,000 15,000, पॉइंट नंबर 3। अब देखो पॉइंट नंबर, क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 6, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया रिसीव्ड इन नेपाल। आपने मशीन बेची कहाँ, इंडिया में, मिली कहाँ इनकम, नेपाल में, इंपोर्टेंट है बेची कहाँ, राइट। तो उसका एक्रूअल तो इंडिया में है, तो सेकंड पॉइंट, रिसीव भले ही आपको बाहर हुई हो, लेकिन उसका एक्रूअल कहाँ पे है, इंडिया में, तो पॉइंट नंबर सेकंड, तीनों में टैक्सेबल। इज दैट ओके एवरीवन। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ ऑफ विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको। यूके गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, इसका आधा पैसा इंडिया में मिल रहा है, 5,000 रुपए है टोटल इंटरेस्ट के। यूके गवर्नमेंट मतलब नॉट इंडियन गवर्नमेंट, भारत के बाहर की इनकम है, 5,000 रुपए की है, इसका आधा आपको कहाँ मिल रहा है, इंडिया में। तो आधा तो इंडिया से रिलेटेड हो गया, रिसीव्ड इन इंडिया, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, तीनों में आ गया 2,500 रुपए, क्लियर। और बचा हुआ आधा आपको कहाँ मिला, वहीं यूके में, तो इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो गया, वो फोर्थ हेडिंग में आएगा। केवल किसके लिए टैक्सेबल होगा, ओआर के लिए, ध्यान रखिएगा, क्लियर। आगे देखिए, अनटैक्स्ड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर्स ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अनटैक्स्ड इनकम, भारत के बाहर की बिना टैक्स लगी इनकम प्रीवियस ईयर में इंडिया लाए, तो वो आपकी किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होती है, नॉट टैक्सेबल टू एनीवन। अब आपसे पूछा कैलकुलेट करिए टैक्सेबल इनकम डॉक्टर दिनेश की 2021 के लिए, आप जब वो हमारा ओआर है, जब वो हमारा एनओआर है, जब वो हमारा एनआर है, तो जो भी इनकम आपने फीड की है उनका टोटल लगा लो, आंसर हो गया, राइट। तो इसी तरीके से आप सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। बीच में अगर ऐसी कोई इनकम आ जाए कि डिविडेंड लिखा हो कि साहब सैमसंग से मिला आपको, तो सैमसंग इंडियन कंपनी नहीं है, वो आप टैक्सेबल कर देना। लेकिन आपको लिखा हो रिलायंस कंपनी से डिविडेंड मिला, तो एग्जेम्प्ट कर देना। आपको एग्रीकल्चरल इनकम मिली हो, तो आप एग्जेम्प्ट कर देना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की इनकम हो, गोल्ड बॉन्ड की हो, 7 ईयर्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की हो, क्लियर, एग्जेम्प्ट कर देना। इस तरीके से प्रैक्टिस करो। थैंक यू।